सो वेलकम टू द स्टूडेंट्स। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है इसका डिफ्लेक्शन इन बीम, जो मैंने सीरीज का स्टार्ट किया था इस चैप्टर का। और इसमें इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें भी हमने क्या किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंस जो थी वो हमने सॉल्व किया था। कंसेप्ट उसमें कुछ क्लियर हुए थे हमारे। और जे भी जो टॉपिक है, जे भी जो मेरा लेक्चर है, उसमें मेरा जो मेन फोकस होगा वो आपको स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम क्या है और उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके ऊपर हम उन प्रॉब्लम्स को, कुछ जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसका ये प्रॉब्लम था जो उस वक्त रह गया था। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम को हम करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसको हम डिस्कस करते हैं। जहां पे वो कंसेप्ट क्या दिया है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो द प्रॉब्लम इज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 200 mm and thickness is given, means width of the beam is given, thickness is given, and is simply supported at the ends. So this is a simply supported beam, you can say. A load of 70 kilonewton is dropped at the center of the beam. जहां पे आप देखें, a load of 70 kilonewton is dropped at the center of the beam. Here the load, we are dropping the load from some height, you can say, on the beam, right? तो ये जहां पे स्टैटिक लोड नहीं है, अभी हम जितनी भी प्रॉब्लम पीछे किया था वो किसका किया था कि द लोड इज अप्लाइड ऑन द बीम, that is the static load, right? So here the load is dropped on the beam from certain height. The height is given, center of the beam, from a height of 30 mm. तो फ्लेक्चुअल इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका दिया है, that is 2 into 10⁵, and we have to find the maximum deflection of the beam. अब देखिए, जितना प्रॉब्लम हमने पीछे किया था, हमने डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम निकाला व्हेन द स्टैटिक लोड इज एक्टिंग। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द स्टैटिक लोड एंड द इंपैक्ट लोड। स्टैटिक लोड व्हेन इट इज सिंपली अप्लाइड ऑन द बीम, जैसे आपके बीम है उसके ऊपर जो लोड वर्टिकली एक्ट करता है, अप्लाई करते हैं, दैट इज द स्टैटिकल लोड। और इंपैक्ट लोड मींस वो लोड है जो हम किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड द इंपैक्ट लोड। जैसे हैमरिंग हम किसी चीज की करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट, उसमें जो लोड हम अप्लाई करेंगे दैट इज द इंपैक्ट लोड। तो वी मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन द स्टैटिक लोड एंड द इंपैक्ट लोड। देखिए, एक इस चीज को अगर मैं कहूं कि जैसे डेल्टा एल है, डेल्टा एल स्टैटिक, राइट? Delta L static means when the load is applied, change in length, that is the delta L static, you understand? So change in length, that delta L in static loading, right? When we apply the static loading, the change in length this. तो अगर मैं कहूं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, डेल्टा L impact, delta L impact loading, change in length in terms of the impact loading, ये किसके बराबर होगा? This is equal to delta L static loading into IF. IF, this is called the impact factor. जहां पे लिख लेते हैं हम IF क्या है आपका? IF, this is the impact factor, राइट? तो इंपैक्ट फैक्टर किसके बराबर होता है? IF, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2H, दैट इज डेल्टा L स्टैटिक लोडिंग। सो ये आपका वैल्यू होगा किसका? इंपैक्ट फैक्टर का। इन केस ऑफ अगर हमें चेंज इन लेंथ निकालना है आपका,
चेंज इन लेंथ आपको निकालना है इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग. So this is the relation delta L impact loading. This is the relation between the impact loading and the static loading which I am telling you. So delta L impact loading होगा, this is equal to delta L static loading into IF. This is the delta L impact loading, right? Now, so ये जो है ये आपका हो गया impact loading में. अगर ट्रांसफर लोडिंग है तो उस केस में भी हम ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जो हमारा है वो हमें क्या था कि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. अब देखिए मैक्सिमम, नाउ वी विल कम टू द फिगर ऑफ दिस प्रॉब्लम. दिस इज द बीम ए बी, इट्स लेंथ इज गिवन, दिस इज 4 मीटर. तो सेंटर पॉइंट इज एट 2 मीटर. जहां से भी 2 मीटर होगा आपका और जहां से भी आपका कितना होगा 2 मीटर है, राइट? यू अंडरस्टैंड? नाउ द लोड इज दिस इज अ 70 किलो न्यूटन लोड. दिस इज कितना है 70 किलो न्यूटन लोड is being dropped at a height of 30 mm, right, on the beam. जब ये लोड जो है बीम के ऊपर ड्रॉप होगा 30 mm हाइट से, सो दिस इज इम्पैक्ट लोड. तो क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी. कहां पे होगी, जहां पे ये लोड जो है एक्ट करेगा. सो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगी वो आपकी कहां पे होगी, एट पॉइंट सी. तो मैं कह सकता हूं तो बाई सी इम्पैक्ट लोडिंग मीन्स डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू दिस इम्पैक्ट लोडिंग. तो क्या होगा, by C, this is equal to YC static loading, YC static loading into impact factor. You understand? YC static loading into impact factor. तो इस केस में इंपैक्ट फैक्टर क्या होगा, ये सिर्फ आपका जैसे ये डेल्टा एल स्टैटिक लोडिंग है, इस केस में आपका होगा बाई सी स्टैटिक लोडिंग, राइट? इंपैक्ट फैक्टर क्या होगा इसमें, बाई सी. इस केस में आपका जो इंपैक्ट फैक्टर होगा डिफ्लेक्शन के केस में, व्हेन द इंपैक्ट लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, तो इसमें क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2h, where h is the height. h क्या है, ये जो हाइट है जहां से लेके जहां तक जिस साइड से हमने लोड को क्या किया, ड्रॉप किया, दैट इज 1 प्लस 2h बाई सी स्टैटिक लोडिंग, राइट? तो ये आपका रिलेशन है. यू अंडरस्टैंड? तो अब हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग. तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाई सी स्टैटिक लोडिंग निकालना पड़ेगा और इम्पैक्ट फैक्टर. 2 वैल्यू निकालनी है, ये जहां पे दिया है तो वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका निकल जाएगा. यू अंडरस्टैंड? आप देखिए देखो, अब लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम नाउ. तो ये आपको क्लियर हो गया, यहां पे कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो गया कि इसमें हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस केस में निकालना है, व्हेन द इंपैक्ट लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, राइट? व्हेन द इंपैक्ट लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, तो उसको मैंने आपको रिलेशन दे दिया. इंपैक्ट लोड का क्या होगा, तो जहां पे ऊपर लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए. सो वाई सी इम्पैक्ट loading, this is equal to YC static loading into impact factor. तो पहले हम YC स्टैटिक लोडिंग निकालेंगे, राइट? तो देखिए YC क्या होगा, अगर मैं स्टैटिक लोडिंग की बात करूं
तो बाई सी क्या होगा, व्हेन इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड स्टैटिक लोड पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द बीम। तो जो मैंने पीछे आपको चार्ट दिया था जहां पे वो देखो क्या रिलेशन है, दिस इज इक्वल टू W इंटू एल क्यूब अपॉन 48 EI। दिस इज द रिलेशन when the point load is acting on the beam a point load is acting at the center of the beam। कौन सा बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में। दिस इज द रिलेशन। तो हम अभी ये भूल जाएं कि ये इंपैक्ट लोड है, यस वी से कि अगर ये 70 किलो न्यूटन लोड इस बीम के ऊपर जहां पे एक्ट होता तो उस वक्त जो हमारा डिफ्लेक्शन होता वो क्या होता, स्टैटिक लोडिंग के कारण। तो मैं लोड तो हमें दिया है 70 किलो न्यूटन, तो स्टैटिक लोडिंग के कारण मैं इसका डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लूंगा। तो जहां पे आपको W की वैल्यू दिया है, W क्या है 70 इंटू 10⁻³ न्यूटन, किलो न्यूटन में दिया, चेंज कर लो। लेंथ ऑफ द बीम 4 मीटर है तो उसको भी mm में ले लो। और I जो होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या होगा बीम का I क्या होगा, दैट इज B इंटू डी क्यूब बाई 12। B इज द विड्थ एंड D इज द डेप्थ और हाइट, यू अंडरस्टैंड। तो विड्थ इसमें कितना है, तब दैट इज गिवन एज 200 300 क्यूब बाई 12, राइट। सो ये चीजें लिख लें। और E का वैल्यू भी आपको दिया है, E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन mm², यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें दिया है। तो बाई सी आप निकाल लेंगे, तो बाई सी आप निकाल लीजिए, यहां पे इसमें वैल्यू पुट कर लें। W क्या है 70 इंटू 10⁻³ एल क्यूब मीन्स 4000 का क्यूब, राइट, डिवाइडेड बाई 48 इंटू व्हाट इज E, दैट इज 2 इंटू 10⁵ एंड I की वैल्यू जो मैंने किया है ये कितना होगा 200 को मिटा देते हैं, 200 इंटू 300 क्यूब, और ये जो 12 है 12 है, दिस इज शेयर, राइट। सो दीज आर द वैल्यूज। तो जहां पे आप बाई सी निकाल लो, मुझे बताइए क्या आया बाई सी, व्हेन द स्टैटिक लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द बीम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई सी, कैलकुलेट करो। सो यस सी हियर बाई सी, मेरे साथ चेक करो, ये 70 इंटू 1 this is 1.0 1.037 1.0370 आप चेक कर लो, 1.037 ये आपका आया डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ स्टैटिक लोडिंग। इसकी वैल्यू आप जहां पे नोट कर लो, तो बाई सी की वैल्यू आप ले लो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बाई सी, आप इधर ले लो, बाई सी दैट इज 1.037। तो बाई सी की वैल्यू आपके पास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंपैक्ट फैक्टर, इसको मिटा दीजिए आप। अब हमें क्या निकालना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द इंपैक्ट फैक्टर हमें निकालना है। सो इंपैक्ट फैक्टर निकालेंगे हम
तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या आएगा? व्हाट इज योर इम्पैक्ट फैक्टर? तो इम्पैक्ट फैक्टर लिख लीजिए आप। फार्मूला क्या है? 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस h कितना है? 2h है ना। h कितना है? 30, राइट, डिवाइडेड बाई डेल्टा एल स्टैटिक लोडिंग, दैट इज 1.037, राइट। यस, सो इसमें आप कैलकुलेट कर लें कितना आया जे। दिस इज 1 प्लस नॉट 30 प्लस 2h है, 2 इंटू 30। तो इसको आप कैलकुलेट करके बताएं मुझे कितना है, हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज। दिस इज this is a 9.05. my is, आप चेक कर लीजिए, दिस इज 9.05. सो दिस इज 9.05 प्लस 1, ये आपका आ गया 10.05, राइट। आप चेक कर लेना इसको। सो देयरफॉर बाय सी इम्पैक्ट लोडिंग, दिस इज इक्वल टू कितना होगा? 10.05 इंटू 10.05 इंटू 1.0, so this is 10. This is 10.35 mm. 10.35 mm. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, इसमें कोई गलती ना हो। रेस्ट दिस इज द वे। जो कंसेप्ट है इसका वो क्या है? वो यही है कि हमने आज तक जितना भी प्रॉब्लम्स किया वो सारे थे स्टैटिक लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम। दिस इज द वन प्रॉब्लम
तो अगर आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है कि अगर इम्पैक्ट लोड जो है बीम के ऊपर एक्ट कर रहा हो एंड यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट वेयर द इम्पैक्ट लोड इज वी हैव ड्रॉप्ड और वेयर द इम्पैक्ट लोड इज एक्टिंग, तो उसमें आपका सिंपल फार्मूला जो क्या है, जो डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस इम्पैक्ट लोड बाई is the sign for the deflection. So point C, because the impact load is acting at point C. So YC impact loading, this is equal to impact factor into YC static. And YC static का this is the relation. This is the relation for the YC static. क्या relation होगा? IF, this is equal to IF, this is equal to 1 plus under root of 1 plus 2H डिवाइडेड बाई YC इंटू स्टैटिक लोडिंग। ये फार्मूला लिखें तो सबसे पहले हम स्टैटिक लोडिंग के केस में डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर लें। तो अज्यूम करें कि ये जो 70 किलो न्यूटन वेट है जो कि हमने बताया जहां से ड्रॉप करा था फ्रॉम द हाइट ऑफ 30 mm, सपोज इफ दैट वेट इज एक्टिंग हियर, अगर 70 किलो न्यूटन वेट इसके ऊपर इस तरीके से सिंपली एक्ट करता तो उस वक्त जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी? स्टैटिक डिफ्लेक्शन होगी। तो हम इसी वेट के ऊपर हम क्या करें, इसी वेट से हम पहले इसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन निकाल लें, बाई सी स्टैटिक निकाल लें, और ये जो कंडीशन ऑफ द बीम देख लें, कौन सी बीम है? दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम वेयर दिस लोड इज एक्टिंग, दिस इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द बीम, राइट? सो इन केस ऑफ द पॉइंट लोड इन सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन इट इज एक्टिंग एट द सेंटर, the relation of the deflection is W into L cube divided by 48 EI। तो जहां से आपने स्टैटिक लोडिंग आपने निकाल लिया YC डिफ्लेक्शन ड्यू टू द स्टैटिक लोडिंग, आगे तो कुछ नहीं है, आगे अपने इंपैक्ट का निकालना है YC ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग, तो IF इंटू स्टैटिक लोडिंग। तो दोनों केसेस में पहले YC स्टैटिक निकालिए, फिर आप इंपैक्ट फैक्टर निकालें और उसके बाद आप इनकी वैल्यूज को दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट द रिलेशन, यू अंडरस्टैंड? तो आपको ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम आते हैं इसका, नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ द बीम्स। अब उसके ऊपर आएंगे, राइट? फिर भी आप इसका चेक कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें आप कैलकुलेशंस इसका चेक कर लीजिए, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो चलो अब इसमें थोड़ा सा हम बीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स, और फिर उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी दैट वी विल सॉल्व। So statically indeterminate बीम्स, थोड़ा सा ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो थोड़ा सा देख लीजिए what are the statically indeterminate beams। तो फर्स्ट तो I will tell you कि indeterminate beams क्या होंगी। So what do you mean by the indeterminate beams? Statically indeterminate beams क्या होंगी? जब आप कह सकते हैं कि number of the reactions or the number of the unknowns, you can say they are not equal to the equilibrium equations. Number of unknowns, they are not equal to the equilibrium equations, then you have to use the compatibility equation। अगर आपके नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बराबर नहीं हैं, तो उस टाइप की जो बीम्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। अब नंबर ऑफ अननोन्स क्या हैं? दे आर द रिएक्शंस, फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट करती हैं, रिएक्शंस जो हैं, अगर उनके रिएक्शंस जो हैं अननोन्स क्या है? रिएक्शंस दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो जो उनके ऊपर रिएक्शंस एक्ट करेंगे
जो उनके रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन फोर्सेस होंगी, इफ दे आर नॉट इक्वल टू द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, so you can say those beams are called the statically indeterminate beam. तो थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं. First you can say propped cantilever beam, that is propped cantilever beam, right? So what do you mean by the propped cantilever beam? So you can say, तो ये साथ में ये ड्रा भी कर लेते हैं हम. जे आपका है, सपोज वन एंड इज फिक्स्ड, सो वन एंड इज फिक्स्ड. ये आपका हो गया, एक एंड आपका क्या है, फिक्स है. वन एंड इज फिक्स्ड, सो दिस इज योर बीम. ये आपका बीम हो गया, वन एंड इज फिक्स्ड. तो जहां पे एक एंड आपका फिक्स है और दूसरे एंड के ऊपर क्या है, आपका रोलर सपोर्ट है. दूसरे एंड के ऊपर व्हाट इज देयर, दैट इज द रोलर सपोर्ट एट द सेकेंड एंड. सो यू कैन से रोलर सपोर्ट कैन बी एनीवेयर ऑन द बीम. Can be anywhere on the beam. Here I have taken the roller support at end A, and this is the fixed end. This can be here also. This can be here also. This can be here also. So roller support you can say that is on everywhere, at everywhere on the beam. तो इस किस्म की जो बीम होगी उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे propped cantilever beam. अब देखिए, वन एंड इज फिक्स्ड. तो वन एंड फिक्स है, तो फिक्स एंड के ऊपर क्या होगा, आपकी रिएक्शंस होंगी. वन एंड इज फिक्स्ड, दिस इज आर वाई, आर एक्स, राइट. और एक क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा, कपल होगा, दैट इज एम, राइट. सो थ्री रिएक्शंस एट द फिक्स एंड, एंड यू कैन से one reaction. Three reactions at the fixed end and the one reaction. You understand this? तो एक रिएक्शन आपका जो होगा वो this at this end होगा, that is RA, right? So how many reactions are there? You have seen that 3 plus 1, 3 plus 1. So total there are the 4 reactions, right? कितना है, जहां पे इस केस में कितनी रिएक्शंस आपको मिलेंगी, यू विल गेट द 4 रिएक्शंस हियर. एंड नाउ हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यू आर हैविंग, यू आर हैविंग ओनली द 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. तो 3 आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी. इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती है आपकी, कि आपका क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, 3. दैट इज सिग्मा fx, this is equal to 0, sigma fy, this is equal to 0, and sigma m, this is equal to 0. So these are the 3 equilibrium equations. What the number of unknowns here? How many? There are the 4 unknowns. So you can say that this propped cantilever beam, that is the statically indeterminate beam. क्यों? बिकॉज जैसे मैंने आपको इसका एक डेफिनेशन में पहले ही बताया था कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स कौन सी बीम होती हैं. क्यों हम कहते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर देन दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. अगर अननोन्स आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से क्या है, ज्यादा है, आपके अननोन ज्यादा है, इक्वल नहीं है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के, तो वो जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो जो बीम होंगी, वो क्या कौन सी होंगी, वो बीम आपकी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम होगी. सो इन केस ऑफ द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड ऑन द अदर साइड देयर इज ए रोलर सपोर्ट. यू अंडरस्टैंड? द रोलर सपोर्ट दैट कैन बी एट द एंड ऑफ द बीम, that can be anywhere on the beam. You understand? रोलर सपोर्ट जो है वो बीम के
एंड में भी हो सकती है, रोलर स्पोर्ट किसी भी पॉइंट के ऊपर बीम में हो सकती है, बट देयर इज वन रोलर स्पोर्ट ऑन द बीम एंड द अदर एंड इज फिक्स्ड, यू अंडरस्टैंड। तो देखिए ये रोलर स्पोर्ट होगी, उसमें क्या होगा, ये रोलर स्पोर्ट है तो ये आपका ट्रांसलेशन होगा इन केस ऑफ दिस एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में हम आपको क्या होगा, कोई रिएक्शंस नहीं मिलेगा। इसी तरीके से रोलर स्पोर्ट है तो आपका मूवमेंट की वैल्यू भी इसमें क्या होगी, 0 होगी, एंड ओनली यू विल गेट द, क्या मिलेगा आपको, वर्टिकल रिएक्शन, यू विल गेट द वर्टिकल रिएक्शन आर बाई हियर, सो यू विल गेट द वर्टिकल रिएक्शन। So 3 reactions are there and 1 reaction is there. So means total reactions you are having 4 and equilibrium conditions, equilibrium जो equation है वो कितना है, 3 numbers है, तो this is your 1 statically indeterminate beam। अब second बात करूं मैं, तो second आपका कौन सा होता है, continuous beam की बात करते हैं। What is your continuous beam? That is continuous beam कंटिन्यूस बीम। तो कंटिन्यूस बीम में क्या होगा, ये आपका राइट, तो एक पॉइंट के ऊपर आपका हिंज सपोर्ट होगा, सपोज देयर इज ए हिंज सपोर्ट एट दिस पॉइंट, और जो आपका अदर एंड होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका रोलर सपोर्ट होगा, वहां पे आपका रोलर सपोर्ट होगा। सपोज ये आपका ए है, ये आपका सी है, अदर एंड के ऊपर भी आपका रोलर सपोर्ट होगा, और एक रोलर सपोर्ट जो है आपका इस पॉइंट के ऊपर भी होगा, इन बिटवीन ए एंड सी। In between A and C, there is also one more roller sport like this. There is also one more roller sport like this. You understand? So this type of the beam is called the continuous beam. Continuous beam क्या है? One end is having the hinged support, other end that is having the roller support, and in between this hinge support and the roller support there may be one more support, there must be one more support, that is the roller support in between them. So you can say ये जो आपकी बीम होगी, this is called the continuous beam। अब देखिए हिंज सपोर्ट है, you are having a हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट में क्या होगा, you will get the 2 reactions here, you will get the 2 reactions here, one reaction here and the one reaction here, you will get the 2 reactions, one reaction and one reactions। So you can say you are having total how many reactions are there, so आप कह सकते हैं हिंज सपोर्ट में एट हिंज सपोर्ट हिंज सपोर्ट में आपका 2 रिएक्शंस होगा, हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शंस, रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन, टू रिएक्शंस क्या होंगी आपकी, आर एक्स एंड आर वाई। हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शंस, जो जो इसमें है, इसमें सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी, आर बाई एक रिएक्शन होगी, मूवमेंट भी आपका 0 होगा, और इसमें भी आपकी 1 रिएक्शन होगी जस्ट लाइक दिस, दैट इज आर सी, है ना, ये आर बाई बी। सो हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर, सो यू कैन से these are having the 4 reactions, 2 reactions at the hinge support, 1 reaction of this support, roller support, and 1 reaction of this roller support. So again you are having the 4 reactions and you are having the equilibrium equations कितनी है आपकी, 3 है, आपके पास 4 reactions है, तो ये भी आपका statically indeterminate beam हो सकता है, statical indeterminate beam है। अब हम
फिक्स्ड बीम की बात करें, बट राइट, सो थर्ड हिज फिक्स्ड बीम आर बिल्ट इन बीम। थर्ड आपका फिक्स्ड बीम ले लो, दैट इज फिक्स्ड बीम, इसको हम बिल्ट इन बीम भी कहते हैं। तो जे भी क्या होगा, ये आपका बीम है, दोनों एंड इसके क्या है, आपके दोनों एंड इसके फिक्स हैं। दिस इज योर बीम एंड बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, both the ends are fixed, both the ends are fixed, right? So this type of the beam is called the fixed beam or the built-in beam, built-in beam, ठीक है। तो देखिए फिक्स्ड एंड के ऊपर कितनी रिएक्शंस होती हैं, यू आर हैविंग 3 रिएक्शंस हियर, 3 रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड 1 इज द मूवमेंट। तो जहां पर भी आपका 3 रिएक्शंस होगा, so total reactions are how many reactions are there? Total reactions are 6, so we are having the 6 number of reactions here, and हमारा जो equilibrium equation है वो कितना है, 3 numbers है। so you can say this is also your the statically indeterminate beam। तो जी आपको समझ आ गया what is statically indeterminate beam क्या है। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, मैंने तो जहां पे सिर्फ 3 बीम लिया है, यूजुअली वी टेक दिस। तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स आर दोज बीम्स वेयर द नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर देन दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, मोर देन दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो वो बीम जो होगी जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, दैट दोज टाइप ऑफ बीम्स आर कॉल्ड द स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम। अब जी आपको समझ आ गया। अब देखिए वी हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शंस, हमें रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स जो है, मिनिमम नंबर ऑफ अननोन्स अगर आप देखें 4 हैं, और जो फिक्स्ड इन बीम है वी आर हैविंग द 6 नंबर ऑफ अननोन्स, बट द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर 3। हमारे पास कितने, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर देयर, सो मींस यू विल गेट द 3 इक्वेशंस, बट आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 4 हैं। तो अब 3 इक्वेशन है, नंबर ऑफ अननोन्स 4 हैं, तो यू कैन नॉट सॉल्व देम। आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपके पास इक्वेशन 3 है और नंबर ऑफ अननोन्स जो आपने फाइंड आउट करने हैं वो 4 है, सो इट मींस कि वी मस्ट हैव 4 इक्वेशंस, हमारे पास 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। सो देन मैथमेटिकली वी कैन कैलकुलेट, वी कैन नो, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ अननोन्स। अगर 4 अननोन है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दैट केस वी यूज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। हम क्या करते हैं उसमें, हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस का, राइट। तो मुझे बताइए, जैसे हम बार के केस में हमने लिया था, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हम चेंज इन लेंथ का जो डेल्टा एल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हम लेते थे। तो बट जहां पे जब आपका एक्सियल लोडिंग होगा वहां पे अप्लाई कर रहा था, तो हमारे पास क्या था कि हम चेंज इन लेंथ, एक्सियल लोडिंग है दैट इज द टेंसाइल और द कंप्रेसिव, तो उसमें जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी वो हम क्या लेते थे, चेंज इन लेंथ का कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लेते थे। बट दीज आर द बीम्स। इसमें जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हम लेंगे वो कौन सी इक्वेशन लेंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हम लेंगे कौन सी, डिफ्लेक्शन की। बीम में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होती है, राइट। बीम में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होगी जब लोड उसके ऊपर एक्ट करता है। तो बट वी वांट टू फाइंड आउट, वी फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, राइट। तो जहां पे जो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनेगी इन केस ऑफ बीम, सो यू कैन से दैट इन केस ऑफ बीम, जहां पे लिख लो आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमारी क्या होगी, डिफ्लेक्शन की। कौन सी इक्वेशन होगी, द इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन, दैट इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, दैट वी विल यूज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कौन सा, डिफ्लेक्शन का हमारा जो इक्वेशन होगा
वो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगी, राइट? यू अंडरस्टैंड? तो इक्वेशंस ऑफ द डिफ्लेक्शंस, जो हमारी डिफ्लेक्शंस की जो इक्वेशंस होगी, आप यू कैन से डिफ्लेक्शंस इक्वेशंस आर द compatibility equation. You understand? So this is somewhat summarized. You can say summarize about the beam. I've told you इसमें कि आपकी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम क्या है, कौन कौन सी हैं, जहां पे हम किन बीम्स के बारे में पढ़ेंगे. यूजुअली वी स्टडी these three types of the beam: propped, cantilever beam, continuous beam, as well as the fixed beam. So all these three beams, they are the statically indeterminate beams. Statically indeterminate beams हम इनको क्यों कहते हैं? Because कि नंबर ऑफ अननोन्स जो होंगे, और इन बीम्स में नंबर ऑफ अननोन्स क्या होंगे? रिएक्शन फोर्सेस. तो नंबर ऑफ जो अननोन्स हैं या नंबर ऑफ द रिएक्शन फोर्सेस हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना है, वो आपकी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं उससे क्या होंगी? ज्यादा होंगी. इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास कितनी होती हैं? वी हैव द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज सिग्मा एफ एक्स, फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू 0, sigma fy is equal to 0, and sigma m is equal to 0. So these are the three statically equilibrium equations, but we are having the number of unknowns 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर ऑफ अननोन्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा है. तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा? जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ अननोन्स वी हैव टू फाइंड आउट, तो हमें जो फोर्थ इक्वेशन इसमें लेनी पड़ेगी, वो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लेने पड़ेगी. और जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स होती हैं उसमें जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हैं, वो कौन सी इक्वेशंस हम लेते हैं? डिफ्लेक्शंस की जो इक्वेशंस ऑफ द डिफ्लेक्शंस जो हमारे पास होती हैं, हम उसको लेते हैं, राइट? तो आप देखिए, हम इसको न्यूमेरिकल कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, राइट? So you see here, this is a problem. For the beam shown in the figure, find the reaction at the end A. Means ये आपका end A हो गया, ये आपका end B है, and we have to find the reaction at the end A. Flexural rigidity भी आप assume कर लो, assume flexural rigidity कितना है? EI. So let us start the problem. हमें क्या निकालना है कि reaction at A we have to find out. So we don't need to calculate the reaction at point B. B के ऊपर जो reactions हैं इसको calculate करने की कोई जरूरत नहीं है, because in the question this is given as calculate the reaction at the point A. तो point A के ऊपर reactions आप calculate करो, right? तो मुझे देखिए यहाँ पे, this is the fixed end and this is the रोलर स्पोर्ट एट एंड ए. तो रोलर स्पोर्ट है तो देयर इज ओनली वन रिएक्शन एट ए. अगर मैं इसका एफवीडी डायग्राम ड्रा करूं तो जहां से ही मैं शो करूंगा, तो एफवीडी डायग्राम नहीं ड्रा करूंगा मैं, आर ए. सो दिस इज द रोलर स्पोर्ट ऑफ दिस, राइट? अब देखिए, जहां पे तीन रिएक्शंस जहां पे हैं, एक रिएक्शन जहां पे है, एंड हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? देयर आर द 4 रिएक्शंस. So it means that this is the कौन सी आपकी ये बीम हो गया? This is the statically indeterminate beam. तो statically indeterminate beam में हम क्या करते हैं? तीन हमारे पास इक्वेशंस होंगी, इक्विवेलेंट इक्वेशंस होंगी, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0. हम ये तीनों इक्वेशंस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं. रीजन इज दैट ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द वन इक्वेशन, सॉरी वन रिएक्शन. तो जो जहां पे वी विल यूज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, और जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मैथमेटिकली होगी, जहां पे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी आपकी? इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन.
क्या होगी? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन, दिस इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन, वो आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगी। अब देखिए, जहां पे इफ देयर इज ए रोलर स्पोर्ट एट दिस एंड ए और डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है एट द पॉइंट ए, इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। इसमें कंसेप्ट क्या है? सपोज इफ देयर इज नो स्पोर्ट एट द एंड ए, अगर एंड ए के ऊपर कोई स्पोर्ट नहीं होगा, ये जो लोड है आपका यूडीएल लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, वो क्या करेगा? बीम को ये डिफ्लेक्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? बीम का इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा, इस तरीके से इलास्टिक कर्व बनेगा और ये बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव कंस्ट्रेंड द डिफ्लेक्शन हियर। हमने क्या किया है? डिफ्लेक्शन को हमने क्या किया? कंस्ट्रेंड किया है। कंस्ट्रेंड कैसे किया है? बिकॉज वी हैव गिवन द सपोर्ट हियर एट द एंड ए। हमने क्या किया? एट द एंड ए वी हैव गिवन द रोलर सपोर्ट हियर। तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या हुआ? कंस्ट्रेंट हुआ। और आपको पता है कि व्हेन द बीम्स आर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट कब होती हैं? व्हेन वी कंस्ट्रेंट उनकी, हम डिफ्लेक्शन को कंस्ट्रेंट करेंगे। बार के केस में हम क्या करते हैं? बार स्टैटिकली इंडिटरमिनेट कब होती है? जब उसकी हम जो चेंज इन लेंथ है उसको क्या करते हैं? हम चेंज इन लेंथ को कंस्ट्रेंट करें। तो जहां पर देखें आप कि जहां पे आपकी बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो हमने क्या किया? कंस्ट्रेंट किया एट द पॉइंट ए बाय गिविंग द सपोर्ट हियर, बाय गिविंग द रोलर सपोर्ट हियर। यू अंडरस्टैंड? सो जो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए होगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए क्या है? सपोज बाई ए है, बाई ए, दिस इज द डिफ्लेक्शन at point A, but we have constrained the deflection at point A by giving the support at the point A। तो डिफ्लेक्शन हमारा पॉइंट ए के ऊपर क्या है? कंस्ट्रेंट किया, मींस जीरो होगा। क्या होगा? तो मैथमेटिकल जो इक्वेशन बनेगी इसकी, दिस इज बाई ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। जे पॉइंट आपको समझ आया? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बाई ए मीन्स डिफ्लेक्शन एट द एंड ए, वो क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज वी हैव कंस्ट्रेंट द रिएक्शन। नाउ द पॉइंट इज कि डिफ्लेक्शन एट ए किस किस से होगा? जो हमारा डिफ्लेक्शन एट ए होगा बाई ए, क्या होगा? एक तो होगा डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड डब्ल्यू, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड, यूडीएल लोड कर लीजिए, ड्यू टू द यूडीएल लोड डब्ल्यू। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू द यूडीएल लोड डब्ल्यू, ये किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट? किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये जो यूडीएल लोड है, ये पॉइंट ए के ऊपर जो डिफ्लेक्शन होगा किस डायरेक्शन में ये होगा? डाउनवर्ड होगा। और दूसरा, जहां पे ये क्या है? रिएक्शन फोर्स है आर ए, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक आपका फोर्स जो है नीचे को अप्लाई कर रहा है, तो उसका रिएक्शन फोर्स आपका क्या है? ऊपर है, प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू आर ए। दूसरा क्या होगा? डिफ्लेक्शन ड्यू टू आर ए। और ये किस डायरेक्शन में होगा? डिफ्लेक्शन ड्यू टू आर ए, दिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, that is in the upward direction. Deflection due to RA, this is in the upward direction. So you can say that due to these two forces,
द डिफ्लेक्शन आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। यूडीएल जो लोड है वो डिफ्लेक्शन आपका नीचे को देगा और जो इसकी डिफ्लेक्शन है वो अपवर्ड होगी एंड दिस इज कंस्टेंट हियर। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू जीरो। जो इक्वेशन क्या थी, इक्वल टू जीरो, राइट। तो आप कर सकते हैं। अब लिखिए इसमें डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल लोड डब्ल्यू। यूडीएल लोड डब्ल्यू जो डिफ्लेक्शन होगी वो किसका, इसका क्या फार्मूला है ये मैंने आपको बताया था। दैट इज W इंटू एल क्यूब अपॉन 8 EI प्लस ये डिफ्लेक्शन कौन सी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इफ इट इज पॉजिटिव सो दिस इज नेगेटिव। ये क्या है, अपर डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी, तो हम नेगेटिव साइन जहां पे लेंगे। अब डिफ्लेक्शन ड्यू टू आर ए, तो आर ए को हम क्या अज्यूम करेंगे, आर ए क्या है, दिस इज अ रिएक्शन फोर्स एट द पॉइंट ए, दिस इज वी विल कंसिडर इट इज अ पॉइंट लोड। जो पॉइंट लोड का जो डिफ्लेक्शन है, तो पॉइंट लोड का क्या फार्मूला होगा, दैट इज आर ए मीन्स W इंटू एल क्यूब अपॉन 3EI एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया बाई ए डिफ्लेक्शन ड्यू टू डब्ल्यू यूडीएल लोड, दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया, अपर डायरेक्शन मैंने नेगेटिव ले लिया जहां पे, एंड दिस इज इक्वल टू ये बाई ए बिकॉज इट इज कंस्ट्रेन्ड एट पॉइंट ए, तो बाई ए मैंने जैसे आपको बताया दिस इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इक्वेशन बिकम्स जीरो। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस बाई ए इक्वल टू जीरो। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बाई ए इज इक्वल टू जीरो। दोबारा समझ लीजिए कि डिफ्लेक्शन जो पॉइंट ए के ऊपर होगी, वो जो दो लोड हैं, एक लोड आपका यूडीएल है और एक आपका रिएक्शन फोर्स है पॉइंट ए। तो यूडीएल के कारण जो डिफ्लेक्शन होगी बीम में वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट। और जो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स है तो ये क्या करेगी, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी रिएक्शंस को डिफ्लेक्शन को करेगा, राइट। तो जो टोटल डिफ्लेक्शन है, बिकॉज द डिफ्लेक्शन इज कंस्ट्रेन्ड एट दिस पॉइंट, मैंने क्या किया है, इसको सपोर्ट दिया है जहां पे कि डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए कंस्ट्रेंट किया है, मींस डिफ्लेक्शन मैंने बाई ए इज इक्वल टू जीरो। मैं चाहता हूं कि जो डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट है दैट शुड बी जीरो, सो वाई ए इज इक्वल टू जीरो। तो जो बाई ए डिफ्लेक्शन है ये दो तरीके से होंगी। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रिएक्शन आर ए। हमें आर ए की वैल्यू निकालनी है, तो आर ए की वैल्यू निकल जाएगी, आ गया W एल क्यू अपॉन 8 EI, दिस इज इक्वल टू आर ए एल क्यू अपॉन 3EI। I और ये I कैंसिल कर लो, J और J आपका कैंसिल हो गया, राइट। So this is how much, RA is how much, RA this is equal to, sorry this is not this is WL4, this is WL4, deflection due to this is WL4 not WL4, this right। so L3 तो L हो गया, ये इसमें बच गया एक, तो कितना हो गया ये, therefore RA equal to 3WL upon 8, right। so this is the answer। so reaction at the point A आपने कैलकुलेट किया 3/8 WL, ये याद रखें फार्मूला, दिस आई हैव मिस्टेकन हियर, WL4/8 EI इन केस ऑफ यूडीएल लोड। इन केस ऑफ यूडीएल लोड तो डिफ्लेक्शन का क्या फार्मूला है, WL4/8 EI माइनस पॉइंट लोड के केस में WL3/3 EI। W क्या था यहाँ पे, RA था, तो ये इसको इक्वेट किया, इक्वेशंस को इक्वल टू जीरो एंड वी हैव गॉट द रिएक्शंस हियर। तो समझ आ गया किस तरीके से हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हियर। तो दिस इज द वे हाउ वी विल फाइंड आउट द क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसका लिखते हैं हम।
So look here, this is another question. This is of the continuous beam. ये क्वेश्चन किसका है? कंटिन्यूस बीम है, ये आपने देखा continuous beam, and this is also the statically indeterminate beam. These are the two roller support and this is one the hinge support. So there are total number of reactions कितनी है? There are total 4 number of reactions, and we are only having the 3 equivalent equations. So you can say this is again a statically indeterminate beam, right? जहाँ पे statical indeterminate beam है, तो according to the question क्या है? The beam is given here and the UDL load is acting on the beam. Beam के ऊपर कौन सा load act कर रहा है? UDL load is acting on the beam, and we have to find there is a support, you can say there is a roller support at the point B which is at the center of the beam. You can say this is at the center of the beam, there is a roller support. तो रोलर सपोर्ट जो हमने बी में दिया है और हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिएक्शन एट बी. तो बी में अगर मैंने रोलर सपोर्ट दिया है, सो इट मींस दैट आई एम कंस्ट्रेनिंग द बीम. जो डिफ्लेक्शन होगी बीम की, आई एम कंस्ट्रेनिंग दैट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी. तभी तो ये आपका जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम बना. अगर सपोज ये आपके पास जहां पे कोई सपोर्ट नहीं होता, तो यहां पे कितना होता? 2 रिएक्शंस ये हैं एंड 1 रिएक्शन इज हियर. सो देयर आर द 3 रिएक्शंस एंड वी आर हैविंग द 3 स्टैटिकली इक्विवेलेंट इक्वेशंस. तो तब आपकी बीम जो थी वो क्या थी? स्टैटिकल इनडिटर्मिनेट नहीं थी, बिकॉज नंबर ऑफ द अननोन्स एंड द नंबर ऑफ द रिएक्शंस आर इक्वल. number of the unknowns and the number of the statically equivalent equations are equal. अब इस बीम को कंटिन्यूस बीम में क्या होता है कि वी आर हैविंग द 2 support. One support you can say that is a hinge support that is at one end, and at the other end you are having the 2 support roller supports are there. So जहां पे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस या टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आपके पास कितने होंगे? 4 होंगे. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इस केस में फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रिएक्शन एट बी. अगर मैं इसका डायग्राम ड्रा कर लेता हूं, सपोज ये आपका बीम है, राइट? तो इस बीम के ऊपर ये तो आपका सपोर्ट है, जहां पे ऊपर ये आपका रोलर सपोर्ट है, राइट? ए, एंड इसके ऊपर सी के ऊपर आपका कौन सा सपोर्ट है? दैट इज द हिंज सपोर्ट एट दिस सी. तो जहां पे मैं सपोर्ट को अगर उठा लेता हूं, जहां पे आई रिमूव द सपोर्ट हियर, तो क्या होगा? जहां पे एट पॉइंट बी, जो पॉइंट बी होगा, जहां पे क्या होगा? रिएक्शन फोर्स होगी. जहां पे एट पॉइंट बी के ऊपर क्या होगा? रिएक्शन फोर्स होगी इस तरीके से, दैट इज आर बी. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है आर बी, राइट? हमें फाइंड आउट क्या करना है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट आर बी, रिएक्शन एट पॉइंट बी. अब देखिए इसका भी सेम कंसेप्ट है. तो जो डिफ्लेक्शन हमारी एट पॉइंट बी होगी, देखिए एट पॉइंट बी के ऊपर हमने डिफ्लेक्शन को क्या किया है? कंस्ट्रेंट किया है. तो आप लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, दैट इज बाई वी, दिस इज इक्वल टू 0. डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी बाई बी, दिस इज इक्वल टू 0. क्योंकि हमें सिर्फ एक रिएक्शन फोर्स निकालनी है आर बी पॉइंट बी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ पॉइंट बी के ऊपर हम इसका डिफ्लेक्शन को देखेंगे कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होगी एट पॉइंट बी क्या है, बिकॉज वी हैव कंस्ट्रेंट द डिफ्लेक्शन हियर एंड दैट इज इक्वल टू 0. बाई बी, दिस इज इक्वल टू 0. अब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी किस तरीके से होगी? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, this is equal to deflection due to the load. कौन सा है? UDL लोड. W प्लस deflection due to the reaction force RB.
राइट। डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड यूडीएल लोड डब्ल्यू, अगर बी के ऊपर जो रिएक्शन होगी, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द यूडीएल लोड डब्ल्यू प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स आरबी। तो ये जो डब्ल्यू की जो रिएक्शन होगी ये क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो रिएक्शन से डिफ्लेक्शन होगी बिकॉज दिस इज एक्टिंग अपवर्ड, अपोजिट होगा ना, लोड हमारा एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड को, तो रिएक्शन इसका क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दिस इज एक्टिंग अपवर्ड। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लीजिए आप। तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा इसका, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड यूडीएल डब्ल्यू एट दिस सेंटर के ऊपर, अगर यूडीएल लोड है तो सेंटर के ऊपर हमने डिफ्लेक्शन निकालनी है, तो क्या फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, जहां पे लिख लेते हैं हम, ये है W इंटू L4 5384 EI, राइट। सो दिस इज द डिफ्लेक्शन, ये आप देख लीजिए इस टेबल के ऊपर, 5I 5WL4, तो दिस इज इक्वल टू 5WL4 अपॉन 384 EI। तो जहां पे भी आप अज्यूम करेंगे फ्लैक्चुअल रिजिडिटी इसकी कितनी है, EI है। दिस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, आई हैव नॉट रिटन हियर। EI फ्लैक्चुअल रिजिडिटी इज EI। ये हो गया डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड यूडीएल लोड W एट द मिड पॉइंट एट द सेंटर B। तो ये मैंने फार्मूला आपको दिया है, टेबल दिया है, इसको याद रखें, 5WL4 अपॉन 324 EI प्लस, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, अब ये माइनस आएगा बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैंने इसको डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया तो इसको हम माइनस लेंगे। अब डिफ्लेक्शन ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स आरबी, तो क्या होगा, आरबी इंटू कितना होगा, आरबी इंटू एल क्यू, ये होगा ना डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 EI। तो डब्ल्यू क्या है, यहां पे आरबी है, तो एल क्यू अपॉन 48 EI एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है भैया, बाई बी है ना, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी बाई बी, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये हमें मैथमेटिकल इक्वेशन इसका मिल गया, तो अब इसको आप फाइंड आउट कर लें। आर यू कैन से 5WL4 अपॉन 384 EI, this is equal to RV L cube upon 48 EI। EI और EI तो कैंसिल कर लीजिए आप, L क्यूब से इधर से ये सिर्फ एक L रहेगा, राइट। तो RB कितना हो गया आपका, RB निकाल लो आप, RB दिस इज इक्वल टू 5WL इंटू 48 अपॉन 384, राइट, अपॉन 384, राइट। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो मैंने डायरेक्ट ही कर लिया इसको। सो देयरफॉर आर बी की वैल्यू आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने सीधा कर दी, इसको चेक कर लीजिएगा।
5/8 WL, 5/8 WL, and this is the reaction force at point B. आप समझेंगे इसको किस तरीके से करना है, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट. यस, तो आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. क्योंकि ये जो हमें जहां पर भी हमें रिएक्शन फोर्स निकालनी है वहां पे हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को लेना है, और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स में होंगी, इसको दोबारा समझने की कोशिश करें, वो क्या होंगी, इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन. यू अंडरस्टैंड. तो जिस भी पॉइंट के ऊपर अपन रिएक्शंस निकालनी है तो डेफिनेटली क्या होगा कि वहां पे बीम को आपने क्या किया होगा, कंस्ट्रेंट किया होगा. यू अंडरस्टैंड. तो वहां से कंस्ट्रेंट करने से क्या होगा, आपको रिएक्शन फोर्स मिलेगा. तो उस पॉइंट के ऊपर अपन रिएक्शंस निकाला, तो कंस्ट्रेंट करने का मतलब क्या है कि उसकी उस पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी, बिकॉज यू हैव कंस्ट्रेंट द बीम देयर. तो जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी बनेगी उस पॉइंट के ऊपर, जो भी डिफ्लेक्शन की मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, दैट इक्वेशन we will equate that is equal to 0, and then we will calculate the reaction at that particular point. So this problem is clear. एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम. So for the beam shown in the figure, तो जहां पे क्या है, ये बीम है, एंड एट द पॉइंट ए देयर इज ए स्प्रिंग. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. जो स्प्रिंग के क्वेश्चंस है, देयर इज ए स्प्रिंग, so we have to find the force developed in the beam. Assume flexural rigidity of the beam is equal to EI, and the stiffness of the beam is 6 EI upon L square, right? So we have to find out the force dwelt in the beam. Find the force developed in the beam, right? अच्छा, अगर इसका मैं ये एक द्वारा ड्रा करूं, इसका मैं, देखिए FVD डायग्राम ड्रा कर लेते हैं द्वारा. आई विल रिमूव द स्प्रिंग फ्रॉम हियर. तो ये डायग्राम आपकी ऐसी बनेगी. सो दिस इज योर बीम, राइट, एंड द लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट. लोड जो है वो आपका इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है. दिस लोड इज, so the load is acting here as W is acting like this, right? तो क्या होगा, load is acting here, suppose तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स होगा, लोड जहां पे एक्ट कर रहा है, तो ये आपका, इसको लोड इज अप्लाइंग ऑन द बीम. तो जहां पे क्या है, स्प्रिंग है, तो लोड जो है वो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा. स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा. दिस फोर्स लोड W, दैट इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द स्प्रिंग, एंड द स्प्रिंग इज अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बीम. यही होगा ना. सपोज ये आपका स्प्रिंग है, जिसे इस तरीके से ड्रा करते हैं. ये आपका स्प्रिंग आ गया, ये आपका स्प्रिंग, दिस इज योर स्प्रिंग हियर, ये दिस इज योर स्प्रिंग, राइट. तो लोड जो है वो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स किस तरीके से अप्लाई करेगा,
कि इस तरीके से एक फोर्स जो है लोड स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई करेगा, और जो स्प्रिंग होगा वो क्या करेगा, लोड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। लोड विल अप्लाई द फोर्स ऑन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग विल कंप्रेस एंड द स्प्रिंग विल अप्लाई द फोर्स ऑन द, इसके ऊपर इस तरीके से ये स्प्रिंग फोर्स, ये आपकी RS है ना, स्प्रिंग फोर्स आ गया RS, एंड बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये भी आपका फोर्स क्या होगा, RS होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, दिस कंसेप्ट यू अंडरस्टैंड। सो क्या था कंसेप्ट, व्हेन यू विल अप्लाई द फोर्स W on the beam, right? The beam will try to compress the spring and it will apply the downward force, right? So it will apply the downward force on the spring and the spring will apply the opposite force on the beam. You understand? Spring will apply the opposite force on the beam. अब मुझे बताइए जहां पे जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगी आपकी इस केस में जो आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगी दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। कंपैटिबिलिटी जो आपकी इक्वेशन होगी, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एट पॉइंट, अगर ये पॉइंट आपका A है एंड B, तो जो आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगी दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो के बराबर क्यों नहीं होगी, बिकॉज दिस इज नॉट ए रिजिड, जहां पे कोई रिजिड मटेरियल नहीं अप्लाई किया मैंने, राइट। अगर रिजिड मटेरियल होता, कोई सपोर्ट आपकी इस तरीके से होती, जैसे मैंने आपको बताया हिंज सपोर्ट होती या रोलर सपोर्ट होती, तो जो आपकी डिफ्लेक्शन होती लोड के कारण इस पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट A दैट इज इक्वल टू जीरो। बट हियर आई हैव अप्लाइड, क्या है, जहां पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अप्लाई किया है, ये स्प्रिंग इस तरीके से लगाया और नीचे से स्प्रिंग को हमने फिक्स किया है। तो जब लोड जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा एट द पॉइंट A, तो क्या होगा, जहां पे डिफ्लेक्शन होगी, यू अंडरस्टैंड, और क्योंकि जो स्प्रिंग होगा वो क्या है, दैट इज नॉट ए रिजिड मटेरियल, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होने से क्या होगा कि ये इसकी डिफ्लेक्शन, जहां पे जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतनी इसकी डिफ्लेक्शन इस पॉइंट के ऊपर होगी, यू अंडरस्टैंड। बट जो टोटल डिफ्लेक्शन होगी वो किसके बराबर होगी, क्योंकि स्प्रिंग विल आल्सो अप्लाई the upward force, spring will apply the upward force on the beam also। तो जो टोटल आपका, जब क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी तो अप्लाई करेगा ना, स्प्रिंग भी इसके ऊपर, अगर बीम जो है स्प्रिंग के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी तो स्प्रिंग विल अप्लाई द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बीम, इसके बीम के ऊपर भी वो फोर्स को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो जो आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A, तो हम इसे लिखेंगे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A, दिस इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन due to the load W, deflection due to the load W and माइनस, क्योंकि ये जो RS है, ये स्प्रिंग फोर्स जो इसके ऊपर लगाएगा, राइट, तो वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस डिफ्लेक्शन due to RS, spring force, right, due to deflection at spring force, ये हो गया। बट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A, बट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A, this is equal to deflection at the point A, this is equal to deflection of the spring,
जब समझ आएगी इक्वेशन, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो पॉइंट ए के ऊपर होगी, जितनी भी डिफ्लेक्शन पॉइंट ए के ऊपर होगी वो कितनी होगी, जितनी स्प्रिंग में क्या होगी, कंप्रेशन होगी। तो डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा, तो आप कह सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग मीन्स बाई ए दिस इज इक्वल टू बाई एस। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, बाई ए इज इक्वल टू बाई एस, मीन्स डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग मैं डिनोट करता हूं बाई एस के साथ, एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए दिस इज वाई ए, तो वाई ए दिस इज इक्वल टू वाई एक्स। ये आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनेगी इस केस में। पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें स्प्रिंग का कोई पार्ट नहीं था, तो वहां पे हमने जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी, बिकॉज वी हैव रिस्ट्रेन्ड द रिस्ट्रिक्शंस डिफ्लेक्शन देयर, तो उस वक्त था हमारा बाई ए दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन जहां पे स्प्रिंग फोर्स भी तो अप्लाई करेगा ना, तो बाई एस, बाई क्या हो गया, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द स्प्रिंग, जो जितना जे नीचे इसको कंप्रेस करेगा, जितनी बाई ए की डिफ्लेक्शन होगी, जितना जे नीचे कंप्रेस करेगा, जितनी स्प्रिंग में कंप्रेशन होगी, उतनी ही डिफ्लेक्शन आपकी पॉइंट ए की होगी। यू अंडरस्टैंड? सो वाई ए इज इक्वल टू वाई एस, ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अब देखिए बाई ए क्या हो गया, बाई ए जैसे मैंने बताया डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड डब्ल्यू, माइनस, माइनस किस लिए लिया, क्योंकि लोड डब्ल्यू का जो रिएक्शन होगा ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरीके से, तो माइनस डिफ्लेक्शन ड्यू टू द आर एस, एंड दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा, डिफ्लेक्शन स्प्रिंग में कितना होगा, तो वो उसके बराबर होगा। यू अंडरस्टैंड? जहां तक हो गया क्लियर? तो ये आप इक्वेशन इसमें बनेगी। अब देखिए बाई ए, व्हाट इज वाई ए हियर, तो बाई ए हम निकाल लेंगे। बाई ए, अगर मैं बाई ए की बात करूं तो बाई ए, टोटल बाई ए क्या होगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 8EI, दैट इज डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 8, सॉरी, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI, दिस इज द पॉइंट लोड, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI माइनस रिएक्शन से क्या होगा, माइनस RS मैंने लिया है, इंटू एल क्यूब अपॉन 3EI, ये हो गया वाई ए। अब हम बाई एस निकाल लें, तो बाई एस क्या होगा, वाई एस डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग किसके बराबर होगा, डिफ्लेक्शन इज डेल्टा, दैट इज द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, दिस इज इक्वल टू W अपॉन के। डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग किसके बराबर होता है, लोड अपॉन के। जब स्प्रिंग का भी हम डिजाइन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा। जो आपका W है, अगर लोड की बात करूं वो के होता है के, स्प्रिंग स्टिफनेस फैक्टर इनटू डेल्टा, राइट। सो डिफ्लेक्शन, दिस इज द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, W अपॉन के। तो डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग W क्या है, जहां पे RS है, राइट, क्या है RS, एंड के की वैल्यू दिया है नहीं, बट इज RS इंटू के। सो दिस इज द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, RS इंटू, सॉरी, ये W आ गया क्या, ये डेल्टा क्या आ गया, व्हाट इज डेल्टा, W upon K, therefore delta is equal to RS upon K. So delta क्या है, that is the deflection in the spring, that is your RS upon K. This is equal to RS upon K. तो जैसे मैंने बताया कि डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट A, जितनी पॉइंट A के ऊपर डिफ्लेक्शन होगी उतनी ही स्प्रिंग फोर्स आपकी अप्लाई करेगी, उतनी ही आपकी स्प्रिंग में
क्या होगी, कंप्रेशन होगी, राइट, उतनी ही कंप्रेशन होगी। तो वाई ए इज इक्वल टू वाई एस, तो वाई एस भी मैंने निकाल लिया। तो दोनों को आप क्या करो, दोनों को आप इक्वेट कर लो, एंड के की वैल्यू हमें दिया है, के की वैल्यू क्या दिया है, स्प्रिंग स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज गिवन, दैट इज 6EI अपॉन L स्क्वायर। तो के की वैल्यू इज गिवन है 6EI स्प्रिंग की वैल्यू दैट इज 6EI अपॉन L क्यूब, इन्होंने दिया है, दैट गिवन इज 6EI अपॉन L क्यूब। तो आप पुट कर लीजिए वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू RS 6EI अपॉन L क्यूब, राइट। सो ये आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, एंड नो यू विल, आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, आप इक्वेट करें, एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RS। तो आप क्या करें, इसमें RS की वैल्यू, W की वैल्यू निकाल लें। तो RS की वैल्यू क्या होगी, सो दिस इज इक्वल टू, इक्वेट इट, WL क्यूब अपॉन 3EI माइनस RS इंटू L क्यूब अपॉन 3EI, दिस इज इक्वल टू RS to L cube upon 6EI. You understand? तो L क्यूब इस तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, जे कैंसिल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो इसको भी आप कैंसिल कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2EI। यू अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर जहां से आप RS की वैल्यू निकाल लें, देयरफॉर RS इज इक्वल टू 2WI3, RS इज इक्वल टू स्टिकर्स थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। सो W माइनस RS, दिस इज इक्वल टू RS बाई 2, इसको इधर ले जाओ, देयरफॉर RS इज इक्वल टू 2WY3। तो ये आपकी आ गई रिएक्शन फोर्स एट दिस, RS इज इक्वल टू 2WY3। चलो फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। द क्वेश्चन इज सेम, ओनली दैट आई हैव चेंज द लोड हियर। सो जहां पर भी मुझे इसका फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द बीम, बीम के ऊपर क्या फोर्स है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द बीम, राइट, फोर्स डेवलप ऑन द बीम। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप ये आप रिमूव करें इसको,
This I will remove, right? This is point B and this is point A. तो स्प्रिंग को इधर से रिमूव करें, जहां पे सपोज ये सबका स्प्रिंग है, and point load W is acting at this point. तो ये जो point load होगा, the beam will apply the load on the spring. तो स्प्रिंग के ऊपर क्या करेगा, ये लोड इस तरीके से अप्लाई होगा, ये वाला आर ए कर लेता हूं इसको, राइट? द बीम विल अप्लाई द लोड ऑन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग विल apply the force on the beam like this. सेम इसमें भी जो फोर्स होगी वो इस तरीके से अप्लाई करेगा, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? इट विल अप्लाई द फोर्स ऑन द बीम. तो टोटल डिफ्लेक्शन वही होगा जहां पे बाई ए, इक्वेशन क्या बनेगी, बाई ए इज इक्वल टू वाई एस. तो बाई ए क्या होगा, व्हाट इज द बाई ए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए? Deflection due to the point load W minus deflection due to this reaction at point A. ये जो opposite direction है, तो इस केस में क्या होगा, this is the UDL load, right? Yes, this is the UDL load. तो deflection that is equal to WL4 upon 8EI. This is by A. पहले हम by A निकाल लेते हैं, by A. This is equal to, भाई ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस यूडीएल लोड, राइट? डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस यूडीएल लोड. इसको मैं पूरा ही कर लेता था, मैं पॉइंट लोड मैंने शो कर दिया था, ये आपका था यूडीएल लोड था एक्चुअली. दिस इज यूडीएल लोड. तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू द यूडीएल लोड, राइट? तो क्या होगा, WL4 अपॉन 8EI. दिस इज WL4 अपॉन 8EI माइनस दूसरा ये जो पॉइंट लोड रिएक्शन फोर्स का क्या होगा, RA इंटू LQ अपॉन 3EI, राइट? यू अंडरस्टैंड? तो बाई एस क्या होगा, अगर बाई एस की बात करूं, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन होगा, बाई एस. तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू बाई एस आर ए इंटू के, वेयर के इज द स्टिफनेस, आर ए इंटू के, दैट इज द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग. This is RA upon K. This is the deflection in the spring. तो आप इन दोनों को आप इक्वेट करें, इक्वेशंस को